बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर से। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हुआ। एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के इकलौते बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह सुबह घर से स्केटिंग करने के लिए निकला था। वापस लौटते समय जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने तेज रफ्तार से जा रही कार ने 10 साल के बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी। राहगीरों ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया पर उसे बचाया नहीं जा सका। हादसे की खबर मिलते ही घर और मोहल्ले वाले सदमे में हैं। पुलिस फरार कार ड्राइवर की तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं इस पूरी घटना पर क्या कुछ कहना है पुलिस प्रशासन का, सुनिए। दुर्घटना है G20 रोड पे सुबह वॉक करते समय हुई है और हम लोग वहाँ जो CCTV वगैरह है उसके हिसाब से जो जिस गाड़ी के द्वारा धक्का लगा है उसको ट्रैक कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण घटना है। छोटा बच्चा था। सभी वरिष्ठ अधिकारी ने मौका का मुआयना किया यहाँ पे SCP और सभी लोग यहाँ पर हैं और ये जल्दी जो है उस गाड़ी को अच्छे बच्चों की सुरक्षा को लेकर कुछ कहेंगे सर कि लोगों को अभी तो सारी परिस्थितियाँ देखती हैं किस तरह से घटना हुई, किसकी गलती थी। आज दिनांक 21 नवंबर को प्रातःकाल 5:30 बजे थाना गोमती नगर विस्तार पर सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस मुख्यालय में कार्यरत एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे को जब वो G20 रोड पर स्केटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था तब पीछे से आए हुए अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, जिसको अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में पीड़ित परिवार से प्राप्त तहरीर के आधार पर अज्ञात वाहन के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अज्ञात वाहन की तलाश में हमारी 5 टीमें लगी हैं। शीघ्र ही जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अब बात करते हैं सतीश हत्याकांड की। लखनऊ पुलिस ने PAC इंस्पेक्टर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मृतक इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की पत्नी भावना और साले देवेंद्र को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक भावना ने हत्या की साजिश रची थी और इस साजिश को अंजाम दिया गया था। देवेंद्र ने हत्याकांड के पीछे की वजह अवैध संबंध और पारिवारिक कलह को बताई गई है। हालांकि इसके अलावा भी कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसने पुलिस अधिकारियों को भी हैरान कर दिया है। सतीश सिंह की करीबी महिला और उसके दलाल से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। उन्होंने बताया कि सतीश के कई महिलाओं से अवैध संबंध रह चुके हैं। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है पुलिस प्रशासन का, क्या कुछ खुलासा किया पुलिस प्रशासन ने, सुनिए। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, दिवाली की देर रात यानी 12/13 नवंबर की देर रात करीब 2:15 बजे थाना कृष्णानगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र कृष्णानगर स्थित मानस नगर में एक घर के गेट के जस्ट बाहर सतीश कुमार नाम के एक व्यक्ति को किसी अज्ञात ने गोली मार दी है और वो घायल हो गए हैं। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। यह भी जानकारी हुई कि जो ये व्यक्ति थे सतीश कुमार, ये PAC में क्वार्टर मास्टर के पद पर तैनात थे प्रयागराज की 4th बटालियन में। इस घटना के संबंध में जो मृतक थे उनके भाई अजीत कुमार की तहरीर के आधार पर थाना कृष्णानगर पर एक अज्ञात हमलावर के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए उसमें कुल 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें जोन दक्षिणी की क्राइम टीम और हमारे CP महोदय की भी क्राइम टीम इसमें इन्वॉल्व हुई और इन सभी टीमों द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयासोपरांत कुल 6 दिनों तक इसमें लगातार टेक्निकल और मैनुअल साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इस प्रकार इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए इसमें 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है देवेंद्र वर्मा, वो मृतक का साला है और जो षड्यंत्र में उसकी सह अभियुक्त है वो मृतक की पत्नी है भावना वर्मा। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी देवेंद्र की निशानदेही पे जो असलहा उसने इस घटना को कारित करने में अंजाम दिया था, वो असलहा एक अवैध तमंचा और एक अवैध पिस्टल पुलिस ने बरामद किया है। इसके अतिरिक्त घटना की रात जो कपड़े इस आरोपी ने पहने थे वो कपड़े भी पुलिस ने इसके पास से बरामद किया है तथा उस घटना में प्रयुक्त एक साइकिल जिस पे सवार होकर ये आया था घटना कारित करने, वो साइकिल भी पुलिस ने इसके पास से बरामद की है। इसके अतिरिक्त एक GPS ट्रैकिंग डिवाइस उसने मृतक की गाड़ी में लगाया था जिससे उसकी लोकेशन ट्रैक करता था।
उस लोकेशन से संबंधित जो जीपीएस मॉनिटरिंग का ऐप है वो उसके मोबाइल में वो ऐप भी पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें मृतक का गाड़ी का पूरा पाथ उसका डेटा वहां मौजूद है। इस प्रकार इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना कृष्णानगर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्य। अब बात करते हैं उस रेव पार्टी की जिसमें फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम भी शामिल हो चुका है। जहर सप्लाई करने में इस एल्विश यादव का नाम शामिल है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर एल्विश की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल पुलिस ने 5 आरोपियों को सांप और जहर के साथ अरेस्ट भी किया है। पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने एल्विश का नाम भी लिया। इसके बाद यूट्यूबर पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने एल्विश के बारे में राहुल सहित अन्य आरोपियों से कई सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब अभी आना बाकी है। पुलिस रिमांड के दौरान राहुल की निशानदेही पर बरामद 2 कोबरा को जंगल में छुड़ा गया है। दोनों कोबरा की मेडिकल रिपोर्ट में अहम खुलासे हुए। रिपोर्ट में सामने आया कि दोनों कोबरा की विष ग्रंथि निकाली गई थी। क्या कुछ अहम खुलासे हुए हैं, देखें हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट। दोबारा लाए गए एल्विश मामले में रिमांड पर राहुल के पास से 2 सांप बरामद हुए थे। राहुल से जब पूछताछ की गई तो राहुल फरीदाबाद पहुंचा और वहां से एक गांव से 2 सांपों को बरामद किया गया। इन दोनों सांपों की विष ग्रंथि भी निकली हुई थी, लेकिन फॉरेस्ट विभाग की टीम ने अब इसको पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद दोनों सांपों को जंगल में छोड़ दिया। अब पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही पीएफए ने गुरुग्राम में जो एक कार्रवाई के लिए अपनी शिकायत दी थी, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं की। अब पीएफए कोर्ट में चली गई है और कोर्ट के आदेश जारी हुए हैं कि गुरुग्राम पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे और हमें जवाब दे। लेकिन देखने वाली ये बड़ी बात होगी कि कब गुरुग्राम पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है। अब एल्विश मामला और भी तेज नजर आ रहा है। नोएडा से TV7 भारत के लिए मैं साजिद अली। अब बात करते हैं नोएडा की, जहां इलेक्ट्रिक स्कूटर में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आग लगी। नोएडा में बीच सड़क पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते स्कूटर धू-धू कर जलने लगा। यह स्कूटर घरों पर सामान पहुंचाने वाले एक डिलीवरी बॉय का बताया जा रहा है। डिलीवरी बॉय ने स्कूटर से कूदकर अपनी जान बचाई। नोएडा में कोतवाली सेक्टर 113 क्षेत्र में सेक्टर 58 के मुख्य मार्ग पर बिग बास्केट के डिलीवरी बॉय के इलेक्ट्रिक स्कूटर में अचानक आग लग गई। चलते स्कूटर से कूदकर डिलीवरी बॉय किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ। ये वो स्कूटर है जिससे कूदकर डिलीवरी बॉय ने अपनी जान बचाई। वहीं हालात का जायजा लेने हमारे सहयोगी वहां पहुंचे तो क्या कुछ देखा, देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। नोएडा में आज 2 जगह पर चलते वाहनों में आग लग गई। इस दौरान किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। चालकों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली। मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के FNG रोड पर चलती स्कूटी आग का गोला बन गई, तो वहीं नोएडा के सेक्टर 71 रोड पर चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। किसी तरह से चालकों ने अपनी कूदकर जान बचाई। नोएडा से TV7 भारत के लिए मैं साजिद अली। आज दिनांक 21 नवंबर को प्रातःकाल 5:30 बजे थाना गोमती नगर विस्तार पे सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस मुख्यालय में कार्यरत एडिशनल SP श्वेता श्रीवास्तव के बेटे को जब वो G20 रोड पर स्केटिंग की प्रैक्टिस कर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के शीतकालीन सत्र की, जिसमें सरकार सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लाने की तैयारी कर रही है, जिसका आकार 42,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। तीर्थ यात्रा विकास परिषद और राज्य राजधानी क्षेत्र की तरजीह को देते हुए प्रावधान किया जा सकता है। 28 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान अनुपूरक बजट में विकास योजनाओं पर खास प्रावधान हो सकता है। हाल में गठित 3 तीर्थ विकास परिषद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र को धरातल पर लाने के लिए धन की व्यवस्था हो सकती है। क्या कुछ खास होगा इस शीतकालीन बजट में, देखें हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट। 28 नवंबर से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है और योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। बताया जा रहा है कि ये बजट पिछले बजट से लगभग 8500 करोड़ रुपए ज़्यादा होगा और इस बजट का अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 42,000 करोड़ रुपए का योगी सरकार इस बार बजट लाएगी और इस बजट में सभी वर्गों, महिलाओं, युवाओं, किसानों को भी
शामिल किया गया है। किसानों के गन्ना बिल के भुगतान के लिए इसमें अलग से प्रावधान है, तो वहीं राजधानी लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, आगरा और गाजियाबाद जैसे महानगरों में विकास के लिए बजट में एक अलग सा प्रावधान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों में विकास के लिए बजट में अलग से प्रावधान दिया गया है और अयोध्या को इस बजट में प्राथमिकता दी गई है। अयोध्या में जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं उनमें किसी तरह की रुकावट ना आए, इसके लिए इस बजट में एक अलग से घोषणा करी गई है और सीधे तौर पर माना जा रहा है कि एक अलग से पैकेज अयोध्या को दिया जाएगा ताकि अयोध्या के जो विकास कार्य हैं वो निरंतर जारी रहें। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार ये फैसला ले रही है और सीधे तौर पर किसानों के गन्ना बिल के भुगतान को लेकर के सरकार इस बजट में एक अलग से प्रावधान ला रही है ताकि 2024 में यूपी का किसान बीजेपी के पक्ष में वोट करे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ पुनीत मोहन, TV7 भारत, लखनऊ। अब बात करते हैं नोएडा के पौष इलाके की, जहां शव मिलने से सनसनी फैल गई है। ग्रेनो वेस्ट में पेड़ से लटकता हुआ एक युवक का शव मिला, जिसके बाद आसपास हड़कंप मच गया। लोगों में दहशत का माहौल कायम है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची। नोएडा पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया है। पुलिस सबूत जुटाने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है। जानकारी के मुताबिक शव सुपरटेक सोसाइटी में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड का बताया जा रहा है। पुलिस छानबीन कर रही है और इस पूरे मामले को सुसाइड या हत्या का क्या कुछ एंगल है उसे खंगालने की कोशिश की जा रही है। बिस्ट्रक थाना क्षेत्र के मिल्क लच्छी गोल चक्कर के पास ग्रीन बेल्ट के पास ये मिला शव, जिससे हड़कंप मच गया है, जिसकी जांच पड़ताल प्रशासन द्वारा की जा रही है। अब बात करते हैं हापुड़ की, जहां शराब के नशे में धुत सड़क पर दरोगा नजर आए। नशे में दरोगा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। शराबी दरोगा की गढ़ मेले में ड्यूटी बताई जा रही है। नशे में सड़क पर पड़े होने पर उनका वीडियो राहगीरों द्वारा बनाया गया है। गढ़ कोतवाली के थाना बस स्टैंड के पास का वीडियो बताया जा रहा है। देखिए किस तरीके से दरोगा नशे में धुत नजर आया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सत्या बिजनेस पार्क बिल्डिंग की, जहां भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से भगदड़ मच गई। भगदड़ में 2 से 3 कर्मचारी मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस बिल्डिंग में कई ऑफिस भी हैं। वहीं केनरा बैंक से सटे रुद्रा रियल एस्टेट के ऑफिस में आग लगी थी। आग लगने के दौरान 80 के करीब कर्मचारी बिल्डिंग में उस वक्त मौजूद थे। सभी कर्मचारियों को रेस्क्यू कर बिल्डिंग से निकाला गया है। वहीं इस घटना पर क्या कुछ कहना है अधिकारियों का, सुनिए। हाँ, यहाँ हजरतगंज में ये बिल्डिंग है जिसमें मुख्य रूप से केनरा बैंक का ऑफिस है और बाकी भी छोटे छोटे अलग अलग फ्लोर्स पे ऑफिस हैं। ये G+2 बिल्डिंग है। इसमें पहले फ्लोर पे किसी कारणवश ये आग लगी है और अभी हमारी जो फायर सेफ्टी की टीम है उसने इस आग पे पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है और रेस्क्यू का काम भी पूरा हो गया है। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। ये जो आग लगी है इसका कारण अभी जो प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है वो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से है। ये फर्स्ट फ्लोर से आग शुरू हुई है और ऊपर तक पहुंची, लेकिन अभी पूरे रूप से इसको कंट्रोल कर लिया गया है। अभी कुछ एक बिल्डिंग के हिस्से अभी धुआं बाकी है, बाकी सब कंट्रोल। सर, बिल्डिंग में जब आग लगी थी करीब 100 कर्मचारी अंदर मौजूद थे, तो उन्हें कैसे निकाला गया? क्या कोई चोटिल भी हुआ इसको? नहीं, कोई चोटिल होने की सूचना नहीं है। हमारे जो यहाँ पर फायर सेफ्टी की टीम पहुंची थी उन्होंने सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। कुछ लोग जो अंदर फंसे हुए थे उनको कुछ लोग तो अपने आप ही स्टेयर से आ गए थे, कुछ लोगों को सीढ़ी लगा के निकाल लिया गया और शीशे तोड़ दिए गए थे जिससे कि धुआं एकदम बाहर निकल।
सर जो आग लगी थी वो बताया जा रहा है एसी में लगी थी, शॉर्ट सर्किट थे, लेकिन क्या फायर उपकरण यहाँ पे खराब थे कि इस आग को नहीं काबू पा पाए यहाँ के? अभी उसकी हमने इंक्वायरी की यहाँ पर, तो ये बताया गया कि जो फायर अलार्म है वो यहाँ पर एक्टिव था, फायर अलार्म बज भी रहा था और जो फायर इक्विपमेंट्स हैं वो भी लगे हुए थे, लेकिन उनको यहाँ टेस्ट नहीं किया गया क्योंकि यही पास में हमारी फायर सर्विस स्टेशन है, वहाँ से तुरंत ही हमारे दमकल की गाड़ियाँ पहुँच गई थी, तो उन्होंने उसी को एक्टिवेट कर दिया और उसी पे ज्यादा वो रिलाई कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं फर्रुखाबाद की, जहां जिले में अवैध हथियारों के प्रचलन रोकने को एसपी ने बड़ा एक्शन लिया है। एसपी विकास कुमार के नेतृत्व में एसओजी व थाना कपिल पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने में गैंगस्टर के आरोपी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि मौके से 3 दर्जन से अधिक बने हथियार व बनाने के उपकरण भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास से 20 देसी तमंचा, 312 बोर, 9 तमंचा, 315 बोर, 4 अंत बने तमंचे, बॉडी, एक देशी राइफल, 315 बोर की बरामद की गई है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है अधिकारियों का, सुनिए। कंपिल पुलिस के साथ मिलकर एक अवैध तमंचा बनाने वाले फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसमें कुल 3 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया है और अन्य जो फरार हुए हैं उनकी तलाश जारी है। जो 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है पवन कुमार पुत्र रोशनलाल, ये कंपिल का रहने वाला है। राकेश पुत्र कालीचरण, ये भी कंपिल का रहने वाला है। प्रमोद शर्मा पुत्र हरिनंदन, ये भी कंपिल का रहने वाला है। तीनों अभियुक्त कंपिल के रहने वाले हैं। और एसओजी टीम और कंपिल थाने की पुलिस टीम ने मध्य रात्रि को दबिश देकर ग्राम नगला, रैंद, मजरा, साध नगर में दबिश दी और वहां से इन 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से भारी मात्रा में असलाह जो आप देख पा रहे हैं और असलाह के बनाने वाले सामान पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने जो कुछ बरामद किया उसमें कुल 37 बने अधबने तमंचे हैं, देसी तमंचे, जो कि बनाना गैर कानूनी है। इसमें 20 देसी तमंचे 12 बोर के, 9 315 बोर के, 4 अधबने तमंचे की बॉडी प्राप्त हुई है, 3 अदद अधवनी नाल 12 बोर की प्राप्त हुई है, 1 अदद देसी राइफल नाग की नाल 315 बोर की बरामद हुई है। इसके साथ जो बनाने के जो सामान हैं, जैसे लोहे का ठोस टुकड़ा, वो 2 अदद फकुनी बरामद हुआ है और इसका फकुनी पंखा वो भी 2 बरामद हुआ है। ड्रिल मशीन भी 1 बरामद हुआ है। साथ में लकड़ी पटरे का कसा सिकंजा 6 बरामद हुआ है। 4 रेती बरामद हुई है। इसके साथ साथ संसी बरामद हुई है। अदद गोल लोहे की रेती भी बरामद हुई है। लोहे का लैम्बर बरामद हुआ है। ब्लेड की पत्ती बरामद हुई है। छोटी बड़ी रेती बरामद हुई है। और इस तरह से जितने भी सामान अवैध हथियार को बनाने में उपयोग में आते हैं, जैसा देख पा रही बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ये सब पुलिस ने बरामद किया है और इस अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। ये पुलिस के कंपिल और एसओजी के द्वारा की गई अच्छी कार्रवाई है। इस कार्रवाई के लिए मैं पूरी टीम को 25,000 रुपये। अब बात करते हैं मैनपुरी की, जहां साइबर सेल व थाना बेबर पुलिस द्वारा बैंकों से चेक चोरी करके फर्जी भुगतान लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 7 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए जाने वाले इनोवा कार, 2 लाख रुपए नगद तथा फर्जी अभिलेख बरामद कर लिए गए हैं। इन सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। वहीं इस पूरी घटना पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, सुनिए। कि ये शर्वाधार सिंह है, बेवर के रहने वाले। इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया में एक 3 लाख का चेक लगाया था, तो वो इनका चेक चोरी हो गया था और बाद में ही पता चला कि ये आगरा कैंट से केनरा बैंक से इसका भुगतान भी हो गया है। तो उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई, प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें एफआईआर दर्ज कराने के बाद ये हमारी साइबर सेल को इसको जांच के लिए दिया गया और उन्होंने तकनीकी विश्लेषण और सीसीटीवी फुटेज वगैरह से ये पूरे गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें 7 लोग शामिल थे जो सभी पकड़े गए हैं। इसमें जो मुख्य गैंग का
सरगना है वो महेंद्र है, और इसके साथ पवन, मुकेश, रणवीर, विकास, वीरेंद्र, अनिल, ये सभी को अरेस्ट किया गया है। और इनके कब्जे से लगभग 2 लाख रुपए और एक 4 पहिया वाहन, वो यहाँ पर भी इस घटना में भी इस्तेमाल हुई थी, इनोवा गाड़ी। और इनके कब्जे से आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड 10 बरामद हुए हैं। 23 विभिन्न बैंकों के फर्जी चेक भी मिले हैं। 7 मोबाइल मिले हैं और ATM कार्ड मिले हैं। तो और कुछ ऐसी सामग्री मिली है जो इन्होंने चेक में हेर फेर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये कहीं किसी बैंक में जा कर के चेक को चोरी करते थे, और ख़ास करके बियरर चेक को चोरी करते थे, और फिर जहां से ये चेक जारी होता था उस बैंक में पहुंच करके उसी नाम से, बियरर के नाम से ही ये आधार कार्ड बनवाते थे, और आधार कार्ड बनवाने के बाद फिर बैंक में जा कर के उसका भुगतान लेते थे। तो ये एक अंतर जनपदी गैंग है, और इस अंतर्राज्यीय गैंग है, और इसमें जो इन्होंने इनकी घटनाएं अभी तक हुई हैं 19 से लगातार ये अपराध कर रहे हैं। और इसमें उत्तराखंड में इन्होंने अपराध किया है, कई इनके मुकदमे वहाँ से मिले हैं, मध्य प्रदेश में किए हैं, इसके साथ हरियाणा में भी इन्होंने किया हुआ है, और दिल्ली में, राजस्थान में, पंजाब में इनके बारे में और भी जानकारी की जा रही है। तो ये 6-7 स्टेट में इस तरह का अपराध किए हैं। तो ये एक बड़ी सफलता है हमारी बेवर पुलिस की। और अब बात करते हैं लखनऊ की, जहां महिलाओं को सरेआम धमकी दी जा रही है। राजधानी लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में एक महिला को धमकियां मिली है। घर के सामने रहने वाले कुछ युवकों ने महिला के साथ बदसलूकी भी की है। वही महिला धमकियों से डरी हुई है। महिला चिन्हट थाना पहुंची। जब महिला की सुनवाई नहीं हुई तब महिला लखनऊ पुलिस आयुक्त के पास भी पहुंची और न्याय की गुहार लगाती हुई दिखी। देखिए क्या कुछ कहना है पीड़िता का और अधिकारियों का, सुनिए। और जो है ये चिन्हट में हमने जो है एक प्लाट लिया, वहाँ पे एक लड़के जो मयंक और आशीष, अमन और ये जो रहते हैं सामने वाले फ्लैट में रहते हैं, ये लोग आए दिन जितने हमारे किराएदार हैं, ठीक है, इन लोगों से डेली का डेली लड़ाई झगड़ा मार पीट करके सबको भगा देते हैं, और कहते हैं कि अगर 5 लाख रुपए आप नहीं दोगे तो मैं किसी किराएदार को रहने नहीं दूंगा। उसके बाद जो है अभी कल का ही प्रकरण है, कल शाम को जो है, कल रात में इन लोगों से लड़ाई झगड़ा करके, इन लोगों को गाली गलौज करके जा करके इन लोगों को भगा देंगे। अब इनसे हमारे वहाँ रेंट पे रहती हैं, जितने लोग हैं सब रेंट पे रहते हैं, ये भी रेंट पे रहते हैं। इनसे आप पूछिए क्या क्या ये लोग कितनी बदतमीजियाँ करते हैं। ये लोग भी रेंट पे ही रहते हैं हमारे वहाँ। क्या मामला है भैया? ये आए दिन मतलब परेशान करते रहते हैं, गाली गलौज, शाम को शराब पियेंगे, बोतल घर के दरवाजे पे पटकेंगे, फोड़ेंगे, और पटाखा जलाएंगे, घर के अंदर फेंकेंगे, बच्चों उल्टी सदी। आपका थाना कौन सा लगता है? चिन्हट थाना है। वहाँ थाने पे गए क्या? थाने पे गए तो कहे कि हम आपको फ़ोन करेंगे, फिर आप आइएगा, फिर बात होगी, फिर उन्होंने बुलाया ही नहीं हम लोगों को। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हम लोगों के साथ न्याय हो, हम लोगों की सुरक्षा हो। सरकार, बीजेपी सरकार, उन्होंने पहले भी कहा लोग रेंट पे रहते हैं, वहाँ सामने वाले कुछ लड़के रहते हैं जो बहुत परेशान कर रहे थे। मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने उनको 1-2 बार बोला कि आप लोग ये पटाखे फोड़ रहे थे वो रात में, तो काफ़ी रात हो चुकी थी, 11-12 बजे वो लोग पटाखे फोड़ रहे थे। तो मैंने मना किया कि मेरी तबीयत ख़राब है, मत करिए। तो कह रहे थे कि फोड़ेंगे, जाओ जो करना है कर लो। फिर वही सब झगड़ा हो गया, फिर गाली वाली दे दिए, धमकी दे रहे थे कि तुमको रहने नहीं देंगे यहाँ पे, जाओ जो कर ले, जान से मार देंगे, ये वो। कौन लोग हैं? सामने लड़के कुछ रहते हैं, किराए पे रहते हैं, आपको बता? रेंट पे ही रहते हैं वो लोग भी, मैं भी। तो आप यहाँ आज कहाँ पर आई आप? जी आज यहाँ पे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश से जुड़े तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे TV7 भारत के साथ।